वनकम वंदनम स्वागतम नमस्ते सत श्रीकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपकी प्रिय दोस्त प्रियंका सभी का स्वागत करती हूँ टाइम्स ऑफ यूपीएससी के चैनल पे। आज डेट है 29 नवंबर, फ्राइडे है, लास्ट का सेकंड वीक है। देख लेते हैं क्या है आज आर्टिकल्स। तो देखिए 75th ईयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस की वजह से ही मैंने कहा था ना आपको कि 2-3 दिन कम से कम इसी पे ही आर्टिकल्स आएंगे और वैसे ही हो रहा है। तो यहाँ पे जो है एक आर्टिकल, आज फ्राइडे है तो एग्री और डिसएग्री वाला कॉलम आता है। तो इसमें जो आज का टॉपिक है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ठीक है, उसने कहीं ना कहीं हमारे जो सिविलाइजेशन है उसे कहीं ना कहीं इग्नोर किया है। ठीक है, एक सेगमेंट ये है। दूसरा है कि ऐसा नहीं है कि इग्नोर किया है, सिविलाइजेशन की जो खामियां थी, जो कमियां थी हमारे सिविलाइजेशन से कई हज़ारों सालों से जो चल रही थी, उस चीज़ को एड्रेस किया है। ठीक है, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशंस के अगेंस्ट कर रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशंस कहीं ना कहीं ये कॉलोनाइजेशंस को ही रिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है, तो इसका ही एक एग्री और डिसएग्री पर एक आर्टिकल है, देख लेंगे इसको। इसके अलावा यहाँ पे जेई के बारे में ये लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली इसमें राइटर ये बता रहे हैं कि अभी क्या है, देखिए कितने लाखों बच्चे एग्जाम्स देते हैं जेई एंट्रेंस का। जिस तरीके से यूपीएससी होता है इसमें भी 2% का ही रिजल्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा बाकी रेस्ट ऑफ द 98% जो है इतने अच्छे जेई प्रिपरेशन करके भी, बहुत कुछ मार्क्स से भी जो है वो एक अच्छे इंजीनियर नहीं बन पाते हैं। ठीक है, एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट नहीं कर पाते। तो यहाँ पे राइटर कुछ सॉल्यूशन बता रहे हैं इसका कि अगर किसी का एंट्रेंस आईआईटी में नहीं भी होता है तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ सजेशंस हैं यहाँ पे राइटर के। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक आर्टिकल जो है अभी सेंटर के द्वारा नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के फॉर्म में वन ऑफ द नया एक मिशन लॉन्च किया है इसके बारे में, जिसको हम बोलते हैं नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग NMNF। ठीक है, तो क्या है देख लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे भी एक प्रियम्बल का वापस एक आर्टिकल है। ठीक है, तो वन बाय वन शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे राइटर का ये कहना है, जो मिस्टर जय दीपक है, एक साइड ये है, तो इन्होंने कहा है कि देखिए अगर आप देखोगे जो जनरल इलेक्शन अभी हमारा हुआ था, ठीक है, तो उसमें ना कहीं जय संविधान की जगह हम जय श्री राम को देख रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली राइटर जो है क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशंस की भी, कि ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन जो है अब बदल गया है, अब वो नहीं है। यहाँ पे जो है अलग अलग सिविलाइजेशंस के जो अपने नॉर्म्स हैं वो चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं। और यहाँ पे कहीं ना कहीं हम ये कहना चाह रहे हैं राइटर कि हम इंडिपेंडेंट तो हो गए हैं अपने कॉलोनाइजेशन से, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो कॉलोनाइजेशंस की चीज़ों को ही रिफ्लेक्ट करते हुए दिख रहा है। पर्टिकुलर किसी एक का डोमिनेंस होना या पर्टिकुलर किसी एक चीज़ की तरफ हमारा शिफ्ट होना जो है वो डीकॉलोनाइजेशन सिर्फ नाम के लिए है लेकिन रियलिटी में नहीं है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने ये बोला है कि जिस तरीके से, मतलब यहाँ इनका ये कहना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशंस भी हमने अडॉप्ट किया है उसमें जो चीज़ें इनकलकेट है ना, चाहे वो सोवर्निटी हो, फ्रेटर्निटी हो, सोशलिज्म हो, जो भी चीज़ें हों, वो कहीं ना कहीं कॉलोनाइजेशंस के थॉट को ही रिफ्लेक्ट करती है, ना कि हमारा जो इंडिया का इंडस सिविलाइजेशन है, हम खुद इंडिया की जो अपनी खुद की एक हिस्ट्री है उसको कहीं ना कहीं ये नेगलेक्ट करती है। इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है, अपने अपने नेबर्स के भी अगर आप देखोगे ना, अगर जैसे ये इंडिया है तो इंडिया के सराउंडिंग में जो कंट्रीज़ हैं उससे अपने आप को ये हट के दिखाता है, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं आता साउथ एशिया, ये आता इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे ज़्यादा प्रेफर करता है। ठीक है, एक ये डिसएग्री कर रहे हैं, यानी इस पर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जिन चीज़ें मोरालिटी पे फोकस करना चाहिए वो चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल सेक्युलरिज्म है। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं कि सेक्युलरिज्म सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र का ही दिखता है आफ्टर सो लॉन्ग, जो हमने फ्रीडम गेट किया है, जो हमने लिया है कॉलोनाइजेशन के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर इसको पूरी तरीके से नकार रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे इनका यह है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशंस का विजन होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए कि हमें अपनी प्रॉस्पेरिटी को मेंटेन रखना है, इंडिया के सेल्फ परसेप्शंस को मेंटेन रखना है, जो चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पे डिक्लाइन है या फिर उस पर उतना एम्फसाइज नहीं किया गया है। ठीक है, इसकी वजह से इससे क्या होता है कि सोसाइटी में जो है एंटी कॉन्स्टिट्यूशंस काइंड ऑफ या बेसिक स्ट्रक्चर्स पे फोकस ना करना, या जो सिविक नेशंस होते हैं, सिविक के जो एक ड्यूटी है, सिविक के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे नेग्लेक्ट की जो है यहाँ पे राइटर बात कर रहे हैं। मतलब ओवरऑल ना इस वाले पूरे ब्लॉक के साइड आप देखोगे ना तो राइटर कॉन्स्टिट्यूशंस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूशंस की वजह से इन्होंने कहा है कि हम और उलझ गए हैं और चीज़ों को हमने स्पेसिफाई कर दिया है
जैसे फॉर एग्जांपल इनका कहना है कॉन्स्टिट्यूशंस की वजह से रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर, सिविलाइजेशंस की एक कम्युनिटी बन गई है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका ये कहना है कि हमारा जो खुद का ओन सिविलाइजेशन था ना वो कहीं ना कहीं डिग्रेड हो गया है, हमारा खुद का जो हिंदुत्व है या फिर हमारी जो एक पहचान है वो चीज़ें कहीं ना कहीं वो डगमगाई हुई है, ठीक है। क्योंकि और दूसरी चीज़ इनका ये क्वेश्चन भी है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशंस हमारे जो सिविक के आइडेंटिटी है, हमारा जो माइंडसेट है या हमें जो अपनी आइडेंटिटी बना के रखना है, क्या उसको ये फुलफ़िल कर पाएगी, क्या ये सिविक नेशनलिज्म को बढ़ावा दे पाएगी, तो ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी ये कह रहे हैं कि विदाउट कॉन्स्टिट्यूशंस भी आप जो है अपनी आइडेंटिटी को नहीं बता सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कह रहे हो, जैसे इनका एक एग्जाम्पल है कि अगर आप अभी नेबरिंग कंट्री को भी देख लोगे, फॉर एग्जांपल के लिए आपके सामने बांग्लादेश, ठीक है, तो वहाँ अपने कॉन्स्टिट्यूशंस को इतना तवज्जो नहीं दिया जाता। और आप सोचिए इतना तवज्जो ना देने की वजह से आपकी आंखों के सामने जो है वहाँ की सत्ता पलट हो गई, वहाँ के प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को से पोस्ट से निकाल दिया, ठीक है। और अब जो है वहाँ पे मिलिट्री के अंडर में वो जो है रूलिंग हो रही है। सेम ऐसे ही अफगानिस्तान के साथ है, ठीक है, तालिबान का अटैक हो गया है। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन है सही तरीके से अपने सिटीजन्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का ना प्रेजेंस होना भी जो है राइटर खुद बोल रहे हैं कि ये गलत भी हो सकता है और आप अपने नेशंस को बचा भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशंस को हमेशा एक प्रेजेंट और फ्यूचर के क्राफ्ट के पर्सपेक्टिव में हमें देखना होगा, हमें उसके आइडेंटिफाई, उसके जो इश्यूज हैं, उसके जो कंटेक्स्ट है उसे समझना होगा। ऑल्दो यहाँ इनका ये भी कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशंस में जैसे कि माइनॉरिटीज़ हैं उनके सेफ्टी, उनके चीज़ों को अभी इतना ध्यान नहीं दिया गया है, जबकि इंडिया एक बहुत ही वास्ट डाइवर्स कंट्री है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशंस को अभी और अपने नेबरहुड के साथ साथ जो है ऐसा ना हो कि वो अपने ही प्रभुत्व को बना के दिखा रहा, अपने डोमिनेंस को दिखा रहा है, क्योंकि इंडिया क्या है, बहुत बड़ा ह्यूज नेशन है, उसमें खुद में अपने में इतनी डाइवर्सिटी है, ठीक है। तो इन चीज़ों को फोकस करना होगा। इसके आर्ग्यूमेंट में ही जो है नेक्स्ट जो राइटर बताना चाह रहे हैं वो ये बताना चाह रहे हैं जैसे अगर आप अभी रिसेंटली देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है कॉन्स्टिट्यूशंस के डे में भी कॉन्स्टिट्यूशंस को जो है एक लिविंग कंटिन्यूसली फ्लोइंग स्ट्रीम बोला, ठीक है। इन्होंने बहुत ही तारीफ़ करी क्योंकि जिस एरा में हमने कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाया है और वो भी आने वाले जनरेशन्स को सोच के जो फ्यूचरिस्टिक थॉट रखकर जो करा है वो बहुत ही अप्रिशिएबल है, बहुत ही ट्रेमेंडस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे राइटर इसको बहुत ही जो सुप्रीम कोर्ट है उसके वर्डिक्ट के साथ बता रहे हैं। ऑल्दो यहाँ पे राइटर ये भी कह रहे हैं कि लेकिन कुछ हिंदुत्व ग्रुप जो है उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इनका कहना है, क्योंकि इनका ये मानना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए उनका ये कहना है, जो ये इस साइड के सपोर्टर्स थे, कि कॉन्स्टिट्यूशंस ब्रिटिश से, यूरोप से, रशिया से अडॉप्ट किए, आपने अपने नेशंस की जो चीज़ें हैं, खुद के मूल की चीज़ें हैं, उसको नहीं लिया है कहीं ना कहीं, ठीक है, ये कहना है। अब जैसे राइटर यहाँ पे कुछ कुछ एग्जाम्पल्स बता रहे हैं, जैसे 1966 में अगर आप देखोगे MS गोल्वकर जो है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशंस में हाथ बंटवाया अपने लिखने में, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे देखिए क्या है कि इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है, हमने अलग अलग चीज़ों से लिए हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल के उन्होंने कहा कि अभी लास्ट रीसेंट की बात है, जो RSS के चीफ थे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में उन्होंने कहा कि ये हिंदुत्व और नेशनल इंटीग्रेशन को ही दिखा रहा है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू जो है क्या है, वो हिंदुत्व नेशनल इंटीग्रेशन ही है, यानी हिंदुत्व जो है वही कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही हिंदुत्व है ना। जो हम सोच रहे हैं, जो हमारे हैं, वही चीज़ें ही रिफ्लेक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में होती है, ठीक है। लेकिन वहीं जैसे अगर आप अलग अलग इसका देखोगे और जो स्कॉलर्स हैं तो उन्होंने ये बोला है कि अगर आप इंडिया के जो सिविलाइजेशन है उसको और कॉन्स्टिट्यूशंस को अलग देखोगे तो वो गलत है, ठीक है। जैसे कि इस चीज़ पे नेहरू जी ने भी अपने ऑब्जेक्टिव जो रेजोल्यूशन जिसको हम प्रीएम्बल बोलते हैं उस पर भी फोकस किया। कृष्णा सिन्हा जो इंडिया ड्राफ्ट कमेटी के अंडर में वन ऑफ द मेंबर थे, उन्होंने कहा कि देखिए आप अगर इंडिया को एक अलग तरीके से इंडिया वर्सेस सिविलाइजेशन में देखोगे तो ये गलत है, ठीक है। इंडिया जो है खुद का एक नेशन है, खुद के अपने कल्चर के लिए और खुद के अपने ही सिविलाइजेशन के लिए बना हुआ है, ठीक है। तो इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। और सेम ऐसे श्याम प्रसाद मुखर्जी का भी ये कहना था, जो रेजोल्यूशन जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन निकाला गया था, तो उन्होंने इस चीज़ पे फोकस किया कि हमारा जो इंडिया है, इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट नहीं है, या ब्रिटिश पार्लियामेंट की गवर्नमेंट के द्वारा सेंक्शंस नहीं है, या फिर हम ब्रिटिश पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे इंडिया के नेशंस के कल्चर्स के हिसाब से, हमारे रिचुअल्स, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पे ही हमने इसको बनाया है, ठीक है। और अगर हम बात करें जब नेहरू जी के द्वारा
हमारा सबसे पहले रेजोल्यूशन को लेके आया गया था, प्रियम्बल के रेजोल्यूशन को, कि प्रियम्बल होना चाहिए नहीं है, वो सबसे पहले दिसंबर 13, 1946 में लाया गया था। उनमें उन्होंने खुद ये टर्म यूज़ किया था कि हम जो हमारी जो सिविलाइजेशन है, इंडियन की सिविलाइजेशन, वो नियरली 5000 साल पहले पुरानी है, ठीक है। तो उस चीज़ को हम ओल्ड से न्यू की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, हमारा ही जो है संस्कृति जो है आगे टाइम के हिसाब से आगे से बढ़ रही है। सेम इसी की तरह पुरुषोत्तम दास टंडन जो है, उन्होंने भी इस चीज़ को फोकस किया कि हमारा जो सिविलाइजेशन है वो अपनी सिविलाइजेशन को प्रोटेक्ट करने का ही फॉर्म एक कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत सपोर्टिव में बताया कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अलग नहीं है, वो हमारे ही कल्चर को आगे जो है बढ़ावा देती है, ठीक है। ऑल्दो लेकिन यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं कि लेकिन कुछ लोग इसका क्रिटिसिज्म करते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसिज्म करने वाले ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे कि सेक्युलरिज्म है, सोशलिज्म है, इंडिविजुअलिज्म है, इन्हें सबको ऐड किया गया है। और वही कॉन्स्टिट्यूशन को अगेंस्ट करने वाले सबरीमला का जो जजमेंट आया था 2017 में कि जो मेंस्ट्रुएशनल वुमेन है वो 15 से 49 की एज की कैटेगरी के लोग भी जो हैं वो सबरीमला जा सकते हैं, है ना, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन था हमारे सोसाइटी में, है ना, कि सेक्स के बेसिस पे कि जो फीमेल्स हैं उन्हें मेंस्ट्रुएशन होता है तो वो मंदिर नहीं जा सकती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के जजमेंट को भी वो जो है गलत ठहराते हैं। तो यहाँ पे राइटर का ये पूछना है, जब अशोक की डायनेस्टी थी तो अशोका के द्वारा क्या धर्म का प्रैक्टिस नहीं किया गया? तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी नहीं थी उस समय की? क्या उन्होंने स्टेट को, रिलीजन को स्पॉन्सर किया था? क्योंकि धर्म का मतलब तो राइटनेस था ना, किसी रिलीजन को, पर्सपेक्टिव को टारगेट करना नहीं था। इवन 1944 में हिंदुत्व महासभा ने भी ये फ्रेम किया था कि हिंदुस्तान को फ्री स्टेट होना चाहिए। फ्री स्टेट बोले तो मतलब यहाँ पे पर्टिकुलर किसी एक रिलीजन का डोमिनेंस नहीं है, वो फ्री है अपने में, ठीक है। महासभा कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ को लिए बोला, महासभा कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये चीज़ मेंशन करी गई है आर्टिकल 8 क्लॉज 15 में कि इंडिया का कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, ठीक है। और इसी चीज़ को जो है, जो राइट विंग पॉलिटिक्स है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कांग्रेस है, ठीक है, ये सारे राइट विंग्स के हैं, ये लोग भी इसी चीज़ को फोकस करते हैं कि नेशंस के पास कोई अपना खुद का एक कोई रिलीजन नहीं है। जैसे लेफ्ट विंग कहती है कि ये हिंदुत्व का राज्य है, हिंदुत्व है, ऐसा नहीं माना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे काफ़ी सारे क्रिटिसिज्म है। और इंडिया ने जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अडॉप्ट तो किया ब्रिटिशर्स के, लेकिन काफ़ी चीज़ें अपने नेचर, अपने कल्चर, अपने सिविलाइजेशन के अकॉर्डिंग ही चेंज किया है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यूएसए में ड्यू प्रोसेस लॉ है, यानी सभी लोगों को सभी तरीके से लॉ को जो है फेस करना होगा, लेकिन यहाँ पे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यू प्रोसेस को मेंशन नहीं किया गया, प्रोसीजर्स ऑफ लॉ को बताया गया है, ठीक है ना। तो वो चीज़ें क्लियर है। तो दैट मीन्स हमने हूबहू किसी को कॉपी नहीं किया। और ऊपर से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर्स है। दैट मीन्स आपके जो लेजिस्लेटिव है, आपकी जो एग्जीक्यूटिव है, आपकी जो जुडिशरी है, इसके साथ साथ आपके जो स्टेट सेंटर है और लोकल लेवल पे जो पावर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक दूसरे के ऊपर आप ओवरलैप नहीं कर सकते। तो इस तरह की चीज़ें जो है बाकी कॉन्स्टिट्यूशंस में देखने को नहीं मिलती है। और इवन हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस ने हमारे सिविलाइजेशन में जो कई हज़ारों सालों से चीज़ें जो मेंटेन थी, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि कास्ट मेंटेन था, यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज अलाउ नहीं था, सबको वोटिंग देना अलाउ नहीं था हमारे यहाँ पे, इक्वालिटी नहीं थी, लिबर्टी नहीं थी, इंडिविजुअल डिग्निटी नहीं थी, जिस चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली लेके आई है, ठीक है। तो यहाँ पे राइटर बताना चाह रहे हैं कि हमें अपने बैकवर्डनेस को एक्सेप्ट करना चाहिए और उस चीज़ में हमारे जो सिविलाइजेशन में जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं उस तरीके से उन्हें अपडेट करना भी ज़रूरत है, जिस चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन ने किया है। और इंडिया हमेशा से जो है वसुधैव कुटुंबकम की आइडियोलॉजी को प्रमोट करता आ रहा है। तो पूरे नेशन, पूरा ग्लोब हमारा एक परिवार की तरह है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सपोर्टिव में थे। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल जो है, अभी सेंटर के द्वारा कैबिनेट ने ना मंडे को क्या अप्रूव किया है, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, ठीक है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, याद रखिए सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है ये, ठीक है। और इसमें जो है सेंटर सेक्टर नहीं है, सेंटर स्पॉन्सर में क्या होता है कि कुछ पोर्शन सेंटर देती है, कुछ पोर्शन जो है फाइनेंस स्टेट देता है ये। और मिनिस्ट्री क्या है इसकी, एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर की है। इसका मेन मोटिव क्या है, हमें केमिकल फ्री एग्रीकल्चर सिस्टम को बढ़ावा देना है, ठीक है। और किस चीज़ के थ्रू देना है, हमें यूज़ करना है जीवामृत और बीज अमृत। जीवामृत और बीज अमृत क्या होता है, देखिए जीवामृत में क्या होता है कि जो काऊ डंक है, काऊ की यूरिन है और जो पत्ते, सड़े गले पत्ते होते हैं, उन्हें ही जो है एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ करना है। बीज अमृत में जो सीड्स होती हैं उन्हें प्रिजर्व करके जो है उसमें आर्टिफिशियली कुछ ऐड ना करके या मॉडिफाई ना करके बिना इसके यूज़ करना है, ठीक है। तो यही मोटिव है इस पूरे स्कीम का। इसके लिए बजट अलोकेट किया है नियरली 2000 करोड़ के आसपास और 1500 करोड़ के आसपास स्टेट
स्टेट गवर्नमेंट सेंटर देगी, 800 करोड़ के आसपास स्टेट देगा, ठीक है। और ये जो पूरा स्कीम है ना, ये ऑल दो अम्ब्रेला स्कीम है परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत, ठीक है। और ये परंपरागत कृषि विकास योजना के अंडर में अम्ब्रेला स्कीम है, ये जो वाला स्कीम है ये NMNF वाला है। और ठीक है, और इसमें मेनली मोटिव ये है कि यहाँ पे कृषि विज्ञान जो केंद्र हैं ओवरऑल इंडिया में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे फार्मर्स को सपोर्ट किया जाए। और इसी चीज़ के लिए मेनली जो है 18 लाख के आसपास फार्मर्स को यहाँ पे ट्रेन करना, उन्हें समझाना, और कम से कम 30,000 कृषि सखीज़ रखनी है जो अवेयरनेस कैंपेन का काम करेंगी, फार्मर्स को बताएंगी कि सरकार क्या क्या चीज़ें जो है बढ़ावा दे रही है नेचुरल फार्मिंग के लिए, और आपको क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है और बहुत ही अच्छे तरीके से, बाकी नॉर्मल फीड डेटा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। लेकिन बात करें कि यहाँ ये डिफरेंट क्या है बाकी से, देखिए यहाँ पे यही बात है ना, जैसे अभी क्या है, हमारा क्लाइमेट चेंज जितने रफ्तार से हो रहा है ना, उसको अडॉप्ट करना हमारे एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे नेचुरल फार्मिंग एक बहुत बड़ा एक अच्छा सोर्स है। नेचुरल फार्मिंग की तरफ शिफ्ट होने से हम क्लाइमेट को बियर कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे वाटर लॉगिंग इशू होता है, फ्लड की इशू होता है, क्लाइमेट रिस्क है, तो वहाँ से रिजुविनेट करने में हमें ये ईजी रहेगा, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा नियरली 228 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस 16 स्टेट्स में जो है यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया गया है। ऑल्दो इससे पहले कम से कम 2022 में यहाँ पे इस पे काम शुरू हो चुका था, जैसे कि फार्मर प्रैक्टिस, नेचुरल फार्मिंग्स को बढ़ावा देना, और मिनिस्ट्री ने भी जो है डिस्ट्रिक्ट्स में केमिकल फ्री फर्टिलाइजर्स को सेल करवाना 200 पर हेक्टेयर्स में, ठीक है। नामाबी गंगे रीजन्स में स्पेसिफिकली पर एरिया 5 kg जो है आपको फर्टिलाइजर यूज़ करना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये सारे छोटे छोटे जो सपोर्ट्स हैं वो पहले से ही जो है यहाँ पे करना शुरू कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है, देखिए प्रियम्बल के बारे में। एक्चुअली अभी क्या हुआ है ना, मैं बताती हूँ। रिसेंटली क्या हुआ है कि यहाँ पे ना सुप्रीम कोर्ट में पटिशन फाइल किया गया था, क्योंकि आपको बताया जो प्रियम्बल है ये मूल आपके संविधान में नहीं है। जब आपका 1949 में संविधान बनाया गया और 1950 में जब इसको लागू किया गया, तब आपके संविधान के अंदर आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें प्रियम्बल नहीं था, उसमें और भी कुछ टर्म्स नहीं थे। उसे 42 अमेंडमेंट के द्वारा जो है इसे ऐड किया गया। तो अभी क्या है, कुछ पिटिशंस अभी सुप्रीम कोर्ट में जो है कुछ पिटिशनर्स के द्वारा फाइल किया गया। इवन 2020 में ही ये फाइल हो चुका था, वापस से सुप्रीम कोर्ट के सामने ये केस आया, तो ये अपेक्स कोर्ट भी गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया। तो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे चीफ जस्टिस हैं मिस्टर खन्ना जी है ना, संजय खन्ना, और जस्टिस PV संजय कुमार, इन्होंने क्या कहा है, क्योंकि पिटिशनर ने ये बोला कि भाई क्या है 42 जो अमेंडमेंट हुआ था ना वो 1974 यानी आपके इमरजेंसी के टाइम पे हुआ था। और इमरजेंसी में क्या हो रहा था, उस समय जो आपकी एग्जीक्यूटिव है वो बहुत ज़्यादा पावर ले रही थी, है ना, इतना पावर ले रही थी कि उसने कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट होता है 368 उसमें भी इतना बड़ा चेंज कर दिया कि आप अगर कोई गवर्नमेंट है, अगर वो 368 के अंदर में कोई चेंज कर रही है, चैलेंजेस का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर रही है, तो आप उसको जुडिशरी में जाके चैलेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। इन जैसे काइंड ऑफ चेंजेस जो है 42 अमेंडमेंट में देखने को मिला, जैसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो उसी टाइम आपका ये सेक्युलरिज्म भी चेंज हुआ। तो अब यहाँ क्वेश्चन मार्क आता है, क्योंकि क्या होता है कुछ टाइम बाद ना सुप्रीम कोर्ट में 1980 में मिनर्वा मिल्स केस के तहत ना 1980 में क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने वो सारे जो चेंजेस किए गए थे 1942 के अंडर में ना, उन सबको नल एंड अवॉइड कर दिया, स्ट्रक डाउन कर दिया कि ये नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रियम्बल में जो चेंजेस करे थे उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। तो अब पिटिशनर ने फाइल किया कि भैया इसमें भी बदलाव होना चाहिए। क्या बदलाव होना चाहिए? सबसे मेन चीज़ है सेक्युलरिज्म और सोशलिस्ट। ये पिटिशनर का ये कहना है जो सेक्युलरिज्म है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली खुद अलाउ नहीं करती थी, इसीलिए उन्होंने मूल संविधान में इसको ऐड नहीं किया, वरना हम ऐड कर लेते। दूसरी बात, ये सोशलिस्ट जो है ये कहीं ना कहीं हमें इकोनॉमिकली हमें रोकती है डेवलपमेंट करने में। हम सोशलिस्ट से ज़्यादा हम इकोनॉमिकली को फोकस करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पे चेंज करने के लिए यहाँ पे चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन यहाँ पे अभी फ़िलहाल में तो जो हमारे जस्टिस हैं संजीव खन्ना और जो संजय कुमार हैं, इन्होंने इसको नल एंड अवॉइड कर दिया है कि नहीं चलेगा। आप जो रीज़न बता रहे हो ना वो बेतुका है कि भैया सेक्युलरिज्म जो है ये अगेंस्ट है। क्यों बेतुका है? सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि देखिए हर नेशन में सेक्युलरिज्म का मीनिंग अलग अलग हो सकता है, लेकिन इंडिया ने इतने सालों में ना, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म का मीनिंग जो है वो भी एक्सप्लेन नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। सोशलिज्म का जो डेफिनेशन है वो भी नहीं है क्लियर। लेकिन इंडिया के जुडिशरी ने कई सालों से, नियरली अभी कम से कम 40-45 साल के अंडर में जब से ये ऐड हुआ है सेक्युलरिज्म,
उसको एक अलग मीनिंग दे दिया है इंडियन जुडिशरी ने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने। और वो क्या है कि भैया कोई जो स्टेट है, हमारा स्टेट के अंडर में क्या आता है, आर्टिकल 12 के तहत आपके लेजिस्लेटिव आती है, आपकी एग्जीक्यूटिव आती है, आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आते हैं, ठीक है, जिसमें हम पार्लियामेंट है, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबली, ये सारी चीज़ें। ये जो है इनका कहना इसमें ये था कि इनका कोई रिलीजन नहीं होता, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, किसी रिलीजन को आप उनकी प्रैक्टिसेस से मना नहीं कर सकते। अगर वो रिलीजन को जो है स्प्रेड कर रहे हैं वो आप मना नहीं कर सकते, ठीक है। उनके अपने अकॉर्डिंग आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करने का राइट है, ठीक है। दैट इज सेक्युलरिज्म, कि हर किसी को अपने अकॉर्डिंग किसी की भी पूजा करना, किसी की भी वर्शिप करना, वो अपने अकॉर्डिंग है। तो इस चीज़ को जो है यहाँ पे मोल्ड किया गया इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यही चीज़ बोली। तो यहाँ पे क्योंकि पेटिशनर ने बोला कि सेक्युलरिज्म दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं रिलीजन के अगेंस्ट में जा रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा जो सेक्युलरिज्म है वो रिलीजन के अगेंस्ट नहीं है, वो स्टेट को ये कहता है कि आप किसी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज मत करो, आप किसी को इस तरीके से जो है डिस्क्रिमिनेशन मत करना ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन के, ठीक है। तो ये ओवरऑल था। बाकी आप एक बार लक्ष्मीकांत से बेसिकली जो ये बाकी सारे तो फैक्ट है क्या नहीं है, लक्ष्मीकांत का प्रियम्बल का चैप्टर है, आप इसको पूरा थॉरोली रिवाइज कर लेना। और ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पता है, क्वेश्चन सीधा सीधा आ चुका है और पहले भी, और ये आ भी सकता है, ठीक है। तो ये और एक आर्टिकल इधर, ये जेई के बारे में पता क्या है, देखिए इसमें ओवरऑल क्या बताना चाह रहे हैं। जैसे आपको पता है जेई एग्जाम होता है, ठीक है, लाखों एस्पिरेंट्स देते हैं, 2% का ही रिजल्ट निकलता है, और ये होता है जून के आसपास, प्री मानसून के बीच में होता है। तो यहाँ पे राइटर ये बताना चाह रहे हैं होता क्यों है, क्योंकि आईआईटी में एडमिशन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो बच्चे 98% नहीं क्रैक कर पाते ना, ऑल्दो इन्होंने अच्छी अपनी स्कूलिंग करी है, जेई प्रिपरेशन में बहुत सिंसियर रहे हैं, तो बहुत कई सालों तक 4-5 साल तक बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने आप को स्ट्रेस्ड कर लेते हैं, बर्नआउट हो जाते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने एक सोल्यूशन ये दिया है, 2-3 सोल्यूशन। जैसे एक इन्होंने कहा है कि मान लीजिए किसी बच्चे का आईआईटी में नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या होता है कि वो फर्स्ट सेकेंड ईयर किसी और नॉर्मल कॉलेज से भी कर सकता है, लेकिन थर्ड ईयर के बाद से फोर्थ ईयर तक, उसका थर्ड और फोर्थ ईयर 4 साल का इंजीनियरिंग होता है, तो वो 2 साल कम से कम जो आईआईटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर है ना, उन्हें पढ़ाना चाहिए यहाँ पे इनको। अब वो पढ़ाए कैसे, आईआईटी में तो जाके नहीं पढ़ा सकते, उन्हें ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं वो, ठीक है, ऑनलाइन स्टडी दे सकते हैं, या मेंटरिंग करके कोर्स निकाल सकते हैं। मेंटरिंग में क्या हो सकता है, क्या होगा ना, जब आईआईटी के प्रोफेसर्स इन बच्चों पे ध्यान देंगे ना, तो एटलीस्ट जब ये पास आउट होंगे ना इंजीनियर के बाद, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में इन्हें इशू नहीं होगा। क्योंकि पता क्या होता है कि आईआईटी की तैयारी करने के बाद भी अगर उसका आईआईटी में नहीं होता, तो फिर वो नॉर्मल से नॉर्मल कॉलेज में जाते हैं ना, तो उसका जो पोटेंशियल था आईआईटी की प्रिपरेशन तक, वो भी 0 पे पहुंच जाता है, ठीक है। तो यहाँ इस पोटेंशियल को वेस्ट नहीं होने देना है हमें, और थोड़ा सा जो है कॉलेज के करिकुलम को बढ़ाना है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे जो है राइटर बताना चाह रहे हैं। और जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एमसीक्यू को लेते हो, तो आपको इसको 2 स्टेज में बांटना चाहिए, एक एमसीक्यू में होना चाहिए, एक आपका क्वेश्चनिंग फॉर्म में होना चाहिए। तो द मेथड जो है लेने का तरीका वो बदला जाएगा ना। हम मैक्स टू मैक्स जो, भले हम आईआईटी में मान लीजिए साल भर में 1000 बच्चों को भेज रहे हैं, कई लाखों में से, कोई बात नहीं, लेकिन बचे हुए जो 90,000 या 9 लाख बच्चे, अगर 10 लाख में से भी दे रहे तो 9 लाख जो बच्चे, 9,99,000 जो बच्चे हैं, उनका पोटेंशियल वेस्ट ना हो। वो कहीं ना कहीं और जाके अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, तो वो एक वेल्थ, एक अच्छे स्टैंडर्ड लेवल पे अपने आप को बढ़ा सके। तो यहाँ पे ना राइटर ओवरऑल जो आईआईटी के जो स्पॉन्सर्स हैं, यानी दैट मीन्स आप मेरी उनके जो प्रोफेसर्स हैं, उनको बोल रहे हैं कि आप इस तरीके से जो सजेशंस हैं इस पे काम करना चाहिए। और ऊपर से उन्हें जो आपके थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में आप जो मेंटरिंग सिलेबस निकालोगे ना, उसमें इन बच्चों को इनके ओन लैंग्वेजेस में समझाइए, क्योंकि लैंग्वेज भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्या होता है कि रूरल एरिया से आने वाले बच्चों को इंग्लिश की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो और आईआईटी में तो थॉरोली सारे जो लेक्चर्स होते हैं, उनकी बुक्स होती हैं, वो सारे इंग्लिश में होते हैं। तो यहाँ पे लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में अगर आप एम्फसाइज करोगे, तो एक बेहतरीन इंजीनियर बाहर निकल के आ सकता है, ठीक है। तो ये नेशन बिल्ड के लिए भी तो एक अच्छा सॉल्यूशन है ना। सिर्फ आईआईटी, ऐसा तो नहीं है कि वो जो 2% है वही इस देश का न्याय करेंगे, बाकी 98% तो वेस्ट है, ऐसा तो नहीं है ना, पोटेंशियल वेस्ट हो रहा है। तो एक बहुत ही स्मार्ट, बेहतरीन तरीके से ये सजेशन दिया है। तो ये ओवरऑल मैंने आपको क्रिप्स फॉर्म में बता दिया, आप इसको एग्जाम मेंस में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये ओवरऑल आज आर्टिकल था। थैंक यू।